हाय एवरीवन, मेरा बच्चा लोग कैसे हो आप सब। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि जून 24 आपको दिख रहा है आता हुआ पास। 5 महीने रह गए हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ। कई बच्चे तो अब ऐसे हैं जो सीएस एंट्रेंस क्लियर करके आएंगे जून के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कर तो नवंबर वाला क्लियर लिया है परंतु अभी तक सोच रहे थे, क्लासेस वगैरह ली नहीं थी, टाइम टेबल बनाई नहीं है। सब बच्चों के लिए एक ही सवाल, कैसे करी जाए पढ़ाई ताकि एक बार में हमारे से ये मुसीबत हो जाए पार, चढ़ जाएं हम कहीं ना कहीं और बन जाएं सीएस एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। आप में से कई लोग डाउटफुल होंगे ये सोच के कि यार ये क्या है 80 और 20, है ना। मैं आपको एक बात बता दूं इसमें मेरे बच्चों, इट इज एक्चुअल में 20% contribution by any coaching and 80% is your own studies जो काम आएंगी। आप कोचिंग कहीं से भी ले लो, दुनिया के किसी भी टीचर से, बट मैं आज तक ऐसा किसी बच्चे को नहीं मिली हूं जिसने मुझसे ये कहा हो कि हम कोचिंग की वजह से ही बस पास हो गए। आप जो भी बच्चा पास होता है ना, या जो रैंक होल्डर बच्चा होता है, वो आपको साफ साफ ये बात बताएगा कोचिंग हमने रेगुलर पढ़ी, हमारी बहुत हेल्प हुई उससे, बट हम उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी भी करते थे। कई बच्चे क्या सोचते हैं, पूरे टाइम फोन के सामने बैठे रहेंगे और अपन 10 से 12 घंटे 14 घंटा क्लासेस देख लेंगे तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी। आप गलत सोच रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर सेल्फ स्टडी इज द मेन थिंग। आप उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। वी आर नॉट एट एंट्रेंस लेवल कि 2-4 वीडियोस देखे और हमारा काम बन गया। एग्जीक्यूटिव एक बहुत हाईली प्रोफेशनल चीज है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन बैठी हुई होनी चाहिए। आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट अभी तक तो सिलेबस देख ही लिया होगा। अगर मैं सिर्फ कंपनी लॉ की एक बुक की बात करूं ना स्टडी की बेटा, तो वो ही 950 पेज की है। तो आप सोचो, वो सिर्फ आप अगर आप देखोगे, एक बार जस्ट देखोगे, उसको आपने वीडियो में देखा बट आपने खुद से उसको बैठ के याद नहीं किया, उसको समझा नहीं, उसको दोहराया नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। सो आप पढ़ें कहीं से भी, इट डजेंट मैटर, बट आप उस पढ़ाई को साथ में रखिए, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम दीजिए, तब बनेगा वो एग्जैक्ट टाइम टेबल। सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर आवर्स, आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप बकायदा उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो मैं आपको बता दूं। आपका वॉच आवर्स कितना है क्लास का, ठीक है, एंड फॉलोड बाय दैट आप सेल्फ स्टडी के लिए खुद के रेगुलर कितने आवर्स निकाल रहे हो, और ये रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे अगर बात करूं, शुड आई फॉलो ICSI मॉड्यूल्स? विदाउट हेजिटेशन आई एम गोइंग टू से यस। देर इज नो अदर ऑप्शन यू हैव। आप कोई भी नोट से पढ़ो, ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट, सारे टीचर्स आपको अच्छे नोट्स देते होंगे, आप जहां से भी पढ़ते हो। द पॉइंट इज इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल गीता है, बाइबल है, ये आपको पढ़ना ही है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, इस बार अभी हम एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। एक भी क्वेश्चन आउटसाइड द बुक नहीं है। There is nothing at all given in the question paper which is out of the ICSI module. So एक बार हिम्मत करके अगर आपने वो मॉड्यूल अच्छे से कर लिया, no matter what the coaching and the teachers say, just do it for once and I am telling you, आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। So you definitely have to follow the modules, right? Next, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैम, when should I start revising? And how many revisions will be required? That is a question. मेरा इसमें ना एक अलग टाइप का टेक है, बाकी लोग कुछ भी कहें, आई डोंट नो, राइट। मेरा मानना यह है कि आप रिविजन्स काउंट ही नहीं कर सकते। कह रहे हैं मैम क्या बात कर रही हो, रिवीजन कैसे काउंट नहीं होगा, क्या कमाल कर रही हो आप कि हम पहले पूरा एक बार सिलेबस निपटाएंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम कहीं ना कहीं उसमें रिवीजन गिनेंगे। बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट हाउ आई यूज टू स्टडी। मेरा मानना यह है कि अगर आज आप सपोज करो आप चैप्टर नंबर 2 पे हो किसी चैप्टर सब्जेक्ट के, ठीक है, आप जब वो चैप्टर 2 कर रहे हो और मान लीजिए उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 लेक्चर्स हैं, लेट्स से, ठीक है, आप सेकंड लेक्चर पे हो, राइट, आई विल सजेस्ट मैं इसको यहां लिख देती हूँ, सॉरी आपको दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। 4 लेक्चर्स हैं,
ठीक है, और आप उसके सेकेंड लेक्चर पे हो, ठीक है। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, आप जब ये सेकेंड पढ़ रहे हो ना बेटा, तो इससे पहला वाला फर्स्ट लेक्चर भी रिवाइज करो 10 मिनट, और उससे पहला वाला जो चैप्टर 1 आपने पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज करो। तो जो बिगनिंग के टॉपिक्स होते हैं ना, बिगनिंग के चैप्टर्स 10-12 चैप्टर्स, वो तो आप इतनी ज्यादा बार रिवाइज कर चुके होगे ना कि कोई भी उसमें से पन्ना भी उठा के पूछ लेना तो आप एकदम ऐसे धपाक सी ना जवाब दे दोगे। Revision will not start after you have completed your studies once. No, the revision must go parallelly. आपका प्रेशर कम रहेगा, आपको पता है यार अच्छा 12 चैप्टर हमने कर लिए हैं क्लास में, उसमें से 10 मुझे पिक्चर परफेक्ट आते हैं, क्लियर कट आते हैं, 2 चलो ठीक है थोड़े कच्चे पक्के हैं। You will have that kind of confidence. If you will start the books, you will revise the books after the entire syllabus is over ना, तब तक तो यार ऑलरेडी 3-4 महीना बीत चुका होगा, भूल जाओगे। अभी एटलीस्ट आप भूलोगे नहीं मल्टीपल रिवीजन से। जो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा था उसको और ज्यादा टाइम दो, जो इजी चैप्टर है, लेट्स से चैप्टर 1 इजी है तो उसको आप 2-3 बार रिवाइज करके रख दो, उससे काम बन जाएगा। सो डोंट आस्क मी हाउ मेनी रिविजन्स आर नीडेड, मल्टीपल एंडलेस रिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट गुड स्कोर इन CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच राइटिंग प्रैक्टिस इज इनफ? मैं आपको बताऊं, नथिंग इज इनफ, नथिंग। आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो रेगुलर एवरी डे, आई विल से एवरी डे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करने चाहिए, स्पेशली जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, जहां से भी आप क्लास ले रहे हो विद क्लासेस, राइट। एक बार उनके क्वेश्चंस हो जाएं, जैसे हमारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो आपके DPP हो जाएं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के करना स्टार्ट करो। आप ये मान के चलें टिल ऑलमोस्ट एग्जाम्स, लास्ट के 15 डेज छोड़ दो भले, लीव लास्ट 15 डेज, ठीक है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस रोज करनी है और वो आप अभी से स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि पहले याद कर लेते हैं फिर 2 महीने बाद लिखेंगे, नहीं, आज ही याद करेंगे और आज ही लिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखोगे, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का, कितने का, एंड आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। सो राइटिंग इज मस्ट। और इस एक चीज की वजह से मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि उसको आता सब है बट उसको लिखना समझ नहीं आ रहा है कि मैं लिखना किधर से स्टार्ट करूं, क्या आंसर में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। सो दैट कंपैटिबिलिटी ऑफ योर ब्रेन अबाउट थिंकिंग एंड राइटिंग should go hand in hand, and for that you need only one thing, that's practice, right? And of course last, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और मानती हूँ, for following any timetable। अब आप आज मोटिवेट हो जाओ, एकदम भयंकर होंगे, मैम ने कह दिया है कि हमें एकदम टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, that's for just a day or two, right? You even know, I even know, बचपन में हम भी ऐसे बनाते थे टाइम टेबल, 10 घंटे पढ़ेंगे और उसमें कोई ब्रेक नहीं, खाने के लिए भी नहीं उठ रहे हैं, फिर पता चला पढ़ने ही नहीं बैठ रहे हैं ना। Do not make things which are out of your purview, right? Which are not something practically possible, ठीक है। Get a timetable which fits your body, which fits your family environment, and which is quite comfortable and easy to manage, right? थोड़ा आपको out of the box करना पड़ेगा, but पूरा out of the box मत बैठ जाओ, बिल्कुल जमीन पे बैठे मिलोगे। And what matters is discipline. I can motivate you for a day. Today I have motivated you कि जाओ पढ़ो, बट वॉट यू नीड इज कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रेगुलर अपना पढ़ना है। आप देखिएगा एग्जाम के पहले 2 ही चीजें होंगी, या तो आपका एक पहाड़ बना हुआ होगा जो आप पढ़ चुके हैं तो वो पहाड़ है ही नहीं, ठीक है, या फिर ऐसा पहाड़ बना हुआ होगा जो आप पाइल अप करे जा रहे थे, क्लासेस, चैप्टर्स, सेल्फ स्टडी, राइटिंग, और वो पहाड़ एग्जाम के 1 दिन पहले आप नहीं चढ़ पाओगे। सो यू हैव टू डिसाइड आपको कौन सा वाला पहाड़ अपने लिए चुनना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।